सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वह तमाम लोगों के सामने है कि मुज़ाकरात काउंट किसी करवट नहीं बैठ सका और जितने भी अदबार हुए, जितनी भी नशस्तें हुई, उस पर हमने देखा कि जी PTI वाले नून लीग पर तनकीद करते रहे, हुकूमत पर तनकीद करते रहे कि ये संजीदा नहीं थे, और नून लीग की जानिब से यही बात की जाती रही कि जी जो PTI वाले इनको जितनी जल्दी थी मुज़ाकरात के टेबल पर आने की, उतनी जल्दी थी वहाँ से भागने की, दौड़ने की और उठने की। अच्छा, बहरहाल उसके बाद फिर क्या हुआ कि जी आर्मी चीफ के नाम खत लिख दिया गया बानी चेयरमैन PTI की जानिब से, जिस पर जो नाकिदीन है PTI और जो मुखालिफिन है सियासी वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इसको सीधा सीधा NRO करार दिया जा रहा है कि जी NRO मांगा जा रहा है, और जो सिक्योरिटी ज़राए से खत का जवाब है वो उसमें कहा गया है कि जी जो बात करनी है वो सियासतदानों से की जाए। और यही बात पहले भी हमने देखा कि कैटेगोरिकली वहाँ से सामने आती है कि जी जो बात है सियासतदान आपस में करें, उसमें फ़ौज को ना लाया जाए दरमियान में। अच्छा, इसके बाद जो मुज़ाकरात हैं, क्या जो मामला है दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि नून लीग हुकूमत में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी पहले तो गिले शिकवे करती थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी गिले शिकवे से एक कदम आगे जा चुकी है। बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जितने भी सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, अब बड़ी खुलकर बात की जाती है। खासतौर पर पंजाब में अगर हम बात की जाए, वहाँ पर पावर शेयरिंग के जो फॉर्मूले पर अमल जो नहीं हो रहा, और पीपल्स पार्टी को बहुत से मामलात में चूँकि इत्तेहादी हैं और उनकी वजह से नून लीग हुकूमत में है, लेकिन बहुत से मामलात में उनको जब एतमाद में नहीं लिया जाता तो पीपल्स पार्टी पर खुलकर अपने गमो गुस्से का इजहार करती है। पहले ये ढके छुपे अल्फाज में किया जाता था, अब बड़ा खुलकर इजहार किया जाता है। इसके बाद बहुत से लोगों की राय है कि शायद पीपल्स पार्टी बैकफुट पर जा सकती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी से जब भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता और 11th हार पे कुछ भी हो जाता है। कमर ज़मान कायरा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ, आप लोगों की से हुकूमत है, उस पर मैं आगे जाके बात करूँगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, बानी PTI ने आर्मी चीफ के नाम खत लिख दिया है सर, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। आपकी पार्टी इस खत को कैसे देख रही है? क्योंकि नून लीग की जानिब से जितने लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही है वो तो उसको सीधा सीधा NRO करार दे रहे हैं। बानी PTI की तरफ से खत लिखा जाना कंफ्यूजन को बढ़ाने का या अपने साथियों को और कंफ्यूज करने का एक जरिया है। इसके बैकग्राउंड में देखें तो ये बातें हो रही हैं कि उनकी पार्टी की कुछ मुलाकातें पेशावर में हुई, कुछ यहाँ पे मुलाकातें हुई, कुछ सियासतदानों से हुई, कुछ दीगर मुलाकातों के जिक्र तबसरे मीडिया में चलते रहे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कि वो के कुछ लोगों से मिल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में भी कुछ खबरें थोड़ी बहुत आई, लेकिन अली अमीन साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया और हैरान कुन अंदाज में कह दिया कि हम तो 99% पे पहुंचे हुए हैं, हमारे मुज़ाकरात तय हो चुके हैं। सियासत के अंदर 100% तो अचीव नहीं होता, ये कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो होती नहीं है। इसमें तो अगर 70% भी कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ा होता है, तो 99% कामयाब होने के बाद फिर क्या अमर माने है कि खुल के सामने नहीं आ रहा। लेकिन ये कंफ्यूजन है। एक तरीका होता है कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को हौसले में रखो कि बस अब ठीक हो जाएगा, हम आ जाएंगे, बुश आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा, फलान हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। अल्लाह हाज़िल के आस बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप लोगों को तसल्लियां देते रहते। तो ये मेरा ख्याल है इसी तरह की एक तसल्ली है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंतहाई एक लेवल है और उससे तलखी को कम करने की कोशिश उनके साथियों ने समझाया हो कि आप तलखी को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान साहब जाती तौर पे और उनकी पूरी जमात, खास तौर पे उनका जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये एक तूफान बर्पा किए हुए है हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ। तो अब अगर वो ये कह रहे हैं तो एट वन टाइम वो दोनों काम कर रहे हैं। ठीक, तो वो सजेशन भी दे रहे हैं, सॉफ्टनिंग भी चाह रहे हैं और अपना काम भी किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई संजीदा कोशिश नहीं है।
ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ज़राए से जो खत का जवाब है उसमें कहा गया है कि जी आप सियासतदानों से बात करें। यही पहले भी जवाब आता रहा कायरा साहब, जब भी खान साहब ने कहा कि जी मैं तो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता हूँ, मैं तो फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, मैं तो सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहता। उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए, उस पर भी मैं आपको कॉमेंट ज़रूर चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, आप एक न्यूट्रल राय देंगे। ज़ाहिर बात है ना, आप नून लीग से हैं, गो कि आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन नून लीग जिस तरह इंगेज कर सकती थी पीटीआई को मुज़ाकरात में, और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है मोर देन अपोजिशन मेरे ख्याल से, तो आपको क्या लगता है कि वो जो मुज़ाकरात का ऊँट है किसी करवट क्यों नहीं बैठ सका? क्या वाकई पीटीआई की संजीदगी नहीं थी, ये नहीं चाहते थे, या मज़ीद टाइम बाय करना चाहते थे? पहले कहा जाता था कि जी ट्रंप की जब भी तकरीब हलफबरदारी होगी, जनवरी का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद देखेंगे कि क्या हवाओं का रुख किस तरफ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है मुज़ाकरात की नाकामी की? और अब ये जो दोबारा सियासतदानों से मुज़ाकरात होंगे, जो खत का जवाब है, तो इसका माहौल दोबारा मुज़ाकरात की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासत में ना आप अगर अपने दुरुस्त फैसले करते हैं, ठीक वक्त पे करते हैं, तो कमजोर पोजीशन भी बेहतर हो जाती है। और अगर आप गलत वक्त पे बहुत अच्छे फैसले भी करते हैं तो आप अपनी पोजीशन को कमजोर होने से नहीं बचा सकते। ठीक। कुछ इसी सूरत हाल का शिकार पीटीआई है। उन्होंने बहुत सारे फैसले गलत वक्त पे किए, जो शायद किसी अच्छे वक्त में होते तो अच्छे फैसले हो जाते, लेकिन गलत वक्त पे किए, गलत नतीजे निकले। अब उन्होंने मुज़ाकरात का अमल, पहले तो कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हालांकि सियासी कुव्वतें ही इकट्ठी होती हैं, तो हम और मुस्लिम लीग बड़ा लड़े, हम इकट्ठे हुए, फिर बाकी जमातें इकट्ठी हुई, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल मुस्तहकम और आगे बढ़ा। खान साहब ने इस अमल के बिल्कुल मुतसादिम शुरू की कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, और जो जहान के बोहतान और इल्जाम थे वो लगाते रहते थे, उनकी दिमाग भी लगाती रहती थी। उसके नतीजे में उन्होंने अपने गिर्द एक ऐसा दायरा बना दिया कि मैं जैसा बना दिया कि वो अगर सियासतदानों से जिनको कल बुरा कहते थे हाथ मिलाते तो वो कल क्या क्या कहलवाते। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी जमात ने बहुत कुछ किया, खुद इमरान खान साहब ने किया, महमूद खान रचकज़ई साहब के साथ बहुत कुछ किया, हमारे साथ तो किया ही, लेकिन फिर उनको अपने साथी पर उनके साथ बैठने को भी तैयार हो गए। तो ये खैर पैरल चलता ही रहता है, हमारे यहाँ भी ऐसा रहा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि खान साहब की जमात ने मुज़ाकरात पे राजी होके फिर शर्तें रखी, शर्तों के तहत मुज़ाकरात नहीं होते। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात की एक तरीका होता है सिर्फ कि आप अपना एजेंडा रखते हैं, आप अपने मुतालबात रखते हैं, दूसरी तरफ अपना एजेंडा अपना मुतालबा रखती है, फिर बैठ के मशवरे होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, कई सेशन हो सकते हैं, और उसके नतीजे में आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। जहां तक वो हो जाए अब जहां नहीं होता वहां आपको अपने अपने पॉइंट से थोड़ा नरमी इख्तियार करके मिडल वे निकालना पड़ता है। ठीक है जी। पीटीआई ने वो रास्ता इख्तियार ही नहीं किया। उन्होंने पहले शर्त रखी कि हमारे लोगों को छोड़े, दूसरी शर्त रखी जुडिशल कमीशन बनाए, ये बनाए तो हम आगे चलेंगे। इस तरह बिट्स एंड पीसेस में ना मुतालबे हो सकते हैं ना वो पूरे हो सकते हैं, बल्कि आपको पूरा एजेंडा खोलना पड़ता है, फिर उसके ऊपर लेदे होती है, और तब जाके, क्योंकि ये कोई फतह शिकस्त नहीं होती, इसमें दूसरे को पिछाड़ना नहीं होता, बल्कि आपने रास्ते निकालते। तो कायरा साहब आगे फिर आपको रास्ता निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब जिस आपने पीटीआई के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो गलत फैसले होते हैं उनकी वजह से फिर ऐसे होता है, तो गलत फैसले या इनका जो गलत वतीरे हैं अगर अभी भी वैसे ही रहते हैं और दरमियान का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई देता, दोबारा शराइत के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर आते हैं, तो आपको लगता है कि फिर जो इनके कप्तान साहब हैं वो फिर अडियाला में रहेंगे? मेरा ख्याल है कि हुकूमत किसी शर्त के तहत जो है ना मुज़ाकरात नहीं करेगी। ठीक है। उन्होंने तो पीटीआई किसी शर्त के बगैर मुज़ाकरे के टेबल पर आएगी? निकला था, और पीटीआई खुद ही टाइम दे के और खुद ही कबल अज वक्त मुज़ाकरात तोड़ के निकल गई। यानी खुद उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, एग्री किया, 7 दिन से पहले तीसरे दिन चौथे दिन उन्होंने कहा जी फलान वजीर ने ये कह दिया है, फलान वजीर ने ये कह दिया है, और हमें यकीन हो गया है कि हमारे हम इनका मतलब समझ गए हैं कि ये हमारे साथ संजीदा तो सर नहीं है। जो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो फिर आ गई ना सामने के, 12वीं चीफ को खत लिख दिया गया ना। मैंने वही गुजारिश की ना कि उन्होंने उससे निकलना था बेसिकली। ठीक है। और वो कंफ्यूजन बढ़ा के अपनी पॉलिटिक्स को कामयाब करते हैं। माजी में उनकी ये सियासत कामयाब रही। तो फिर कायरा साहब ये क्या फिर ये जो मामला है ये गोल दायरों में घूमने वाला फिर मामला रहेगा, इसी के मुतरादिफ रहेगा कि गोल गोल दायरों में घूमते रहेंगे, सब घूम फिर के दोबारा वहीं पर आ जाया करेंगे? देखिए, क्यास उनको सूट करता है। अगर ये सियासत उनकी कामयाबी की दलील बन जाए और वो समझे इसको
है या नहीं है इसको एक तरफ रखिए, मुल्क का नुकसान हो रहा है एक तरफ रखिए, लेकिन उनको अगर माजी में इससे कामयाबी मिली तो वो कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए भी यही वतीरा इख्तियार किए रखें, मुख्तलिफ तरीके कार इख्तियार करके। लेकिन अब आस्ता आस्ता वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके लिए रास्ते तंग होते जा रहे हैं। वो क्या शेर है मुझे सही याद नहीं आ रहा, उसे यकीन है कि मंजिल के रास्ता है बहुत कि मंजिल खो रहा, मुझे ये शक है कि मंजिल खो रहा हूँ, और उसे कुछ शक है कि रास्ता बस थोड़ा रह गया है। तो ऐसी कैफियत है। मेरा गुमान ये है और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे खान साहब को हालात से शेर का निचोड़ ये निकलते हैं कि इंटायरली बिल्कुल ऑपोजिट सी या बिल्कुल ही डिफरेंट सी सिचुएशन है। एक को लग रहा है कि मंजिल करीब है और एक को लग रहा है कि रास्ता खो गया। चलिए, आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अच्छा कायरा साहब, ये जो आपकी KPK में जो गवर्नर साहब है, कल फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, वो तो बड़े आड़े हाथों निमट लेते हैं अली मीन गंडापुर साहब के साथ, अब जुनेद अकबर खान साहब के साथ भी मेरे ख्याल से वो निमट लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं और कई दफ़ा इंजॉय भी करते हैं। कहते हैं कि वो उनके हवासों पर सवार रहता हूँ मैं बतौर गवर्नर KPK, बड़े लाइटर नोट पर वो बात कर जाते हैं। लेकिन आपके जो पंजाब के गवर्नर हैं उनकी पोजीशन थोड़ी वीक नज़र आती है। आप चूँकि पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और इस पर ज़रा मैं खुले अल्फाज में जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके जो पंजाब के गवर्नर है पीपल्स पार्टी से, वो वीक हैं थोड़े से अपनी पोजीशन को लेकर, या उनको निमटना नहीं आ रहा? क्योंकि अक्सर उनकी शिकायत और गिले शिकवे बहुत ज़्यादा सामने आते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट बड़ी तगड़ी है? नहीं, वहाँ पे क्योंकि हम मुखालिफ है ना जी, गवर्नर हमारे और हमारी हुकूमत जो है वो वहाँ पे हमारे मुखालिफ हुकूमत सूबाई हुकूमत बैठी हुई है। यहाँ पे हम इत्तेहादी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और गिले शिकवे भी हैं। हमारे साथ लिखा हुआ मुआहदा था वो पूरा नहीं हुआ, हमारे और भी कुछ वक्त के साथ साथ सवाल पैदा हुए। ये जो इत्तेहादों में होता है कि डे टू डे जब आगे मिसाइल चलते जाएंगे, जो वक्त गुजरता है तो नए नए इश्यूज खड़े होते हैं, उसके ऊपर अपने इत्तेफाक राय खड़ा करना होता है, लेजिस्लेशन के इश्यूज होते हैं, अदरवाइज होते हैं। तो उनके ऊपर जब इख्तलाफ राय जो है वो दूर नहीं किया जाता और पहले से किए गए वादे पूरे नहीं होते, तो फिर होता यह है कि कारकुन अपने हमारे ऊपर बोझ डालते हैं और हमारा बोझ और हमारे जरिए कारकुनों का बोझ अपनी क़यादत के ऊपर जब जाता है तो फिर उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कुछ अपने। और तलखी भी साल हो गया है, अगर साल पूरे में टाइम लेते लेते इतना गुजर गया और वादे पूरे नहीं हो रहे, तो बहरहाल ये गिले शिकवे अल्टीमेटली जबानों की तलखी और लहजों की तलखी का बायस बन जाते हैं। लेकिन हमने CEC के अंदर CEC नहीं, इत्तेहाद तोड़ के हम मुल्क को नहीं किसी क्राइसिस में नहीं डालना चाहते। हमारी CEC पिछले दिनों हुई, उसमें बड़ी खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, वे फॉरवर्ड देखे गए, कई चीज़ों के ऊपर मशावरत हुई और अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान से इआनत तलब की गई कि आप अपना गुड सेल्फ इस्तेमाल करें और ये जो हमारे पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर करवाएं। तो सदर साहब क्योंकि चाइना चले गए हैं, अब वो चाइना से वापस तशरीफ लाते हैं तो उसके तहत वो आगे मुलाकात में इनसे मुलाकात करके क़यादत से मियां नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो वफाकी वज़रा और मुशीर और ये वज़रा ममलिकत मावन खुसूसी, इनकी तनख्वाहों में जो इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है, तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? डॉक्टर साहब, कितनी तनख्वाह लेता है वजीर? सर, वजीर का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ वजारत नहीं ना होता, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, देखिए ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। आप एक टीवी एंकर हैं, आपका शायद सोर्स यही हो, आपके बहुत सारे कोलीग्स का ये वाहिद सोर्स नहीं है, तो वो तो बड़े आला सैलरीज देते हैं। इस मुल्क के सेक्रेटरीज की बाकी इनकम्स नहीं है क्या? उनकी जमीनें नहीं है, उनकी अपनी फैमिली बिजनेस नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं जस्टिफाइड है, इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी और इसी तरह बढ़नी चाहिए इतनी ज्यादा? सिंपल नहीं, मेरा सवाल ये है कि हमें एक चीज देखनी चाहिए, क्या इस मुल्क के अंदर सियासत हमने सिर्फ पैसे वाले के लिए छोड़नी है कि वो बंदे ही सियासत करे, वही वजीर बने जो अपने खर्चे, गाड़ियां, पेट्रोल सब कुछ खुद चला सके, बाकी आम आदमी, पढ़े लिखे नौजवानों पे, आम कामनर पे ये वक्त नहीं आ सकता? अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आम आदमी पार्लियामेंट में आपको किस हद तक नजर आता है सर? कायरा साहब, आम आदमी की अगर बात की जाए, मेरे ख्याल से जब आपके समय ने ईद शो किया था, अगर आप मुझे इजाजत दें,
तो हम ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और आप हमेशा बड़ी समझदारी से बड़ी नपी-तुली बात करते हैं। अगर हम मुझे इजाज़त तो मैं कोट करना चाहूँगी, मेरी आपसे बड़ी बहस हो रही थी तो आपने बड़ा एक खूबसूरत सवाल पूछा, ये शायद पिछले साल की बात है। तो आपसे मैंने पूछा कि आम आदमी जिनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी उतनी नहीं होती मिडिल क्लास की, तो आपने कहा कि हमारी आवाम की भी सोच ऐसी है कि अगर एक बंदा 5 मरले के घर में रहता होगा, आपको शायद याद होगी अपनी बात, तो उसको कितने लोग वोट देंगे, कितने लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो ये आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, हमारे यहाँ आवाम भी समझती है कि तुम्हारा मसला ही हल नहीं कर सकेगा। और जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो कितना खर्चा किया जा रहा होता है लोगों की जानिब से वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी हकीकत हमारे सामने है। तो आम आदमी पार्लियामेंट में है कितना %? देखिए कितने % है ये अपनी जगह, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी जमात के अंदर तो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में हम माइनॉरिटीज में, खवातीन में, स्पेशल सीटों के ऊपर, जनरल सीट्स के ऊपर भी हम अपने कारकुनों को भी लेके आते हैं जिनके ज़राए आमदन नहीं होते इतने। हमारे सेनेट के अंदर भी देख लीजिए ऐसे लोग मौजूद हैं और उनको बहरहाल माली इआनत की जरूरत होती है। अगर आप किसी से ये तवक्को करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे फुल टाइम काम करे, तो ये बताएं कि 1.5 लाख रुपया MNA की तनख्वाह है, 1.5 लाख रुपया डीए मिला के उसको मिल जाते होंगे 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डिप्टी सेक्रेटरी की या एक सिविल जज या एडिशनल सेशन जज की तनख्वाह है। क्या आपके मुंतखब नुमाइंदे को, जो 6-6 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, क्या उसका इतना इस्तेकाल भी नहीं है? उसको तो कोई गाड़ी नहीं मिलती ना, उसको तो कोई घर नहीं मिलते ना, उनको तो एक फ्लैट मिलता है 2 कमरों का, वो भी रेंट उसका पे करना है, उसके बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, मुलाजिम अपने रखने हैं, सब कुछ करना। तो ये भी देखने की जरूरत है कि सियासतदानों का अगर तनख्वाह बढ़ाई गई है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हिम्मत कराई है कि जी मुल्क में हालात ऐसे नहीं, कितना बड़ा बोझ आएगा इसका। लेकिन मैं जाती तौर पर इस बात का कायल हूँ, हालांकि मैं इसका बेनिफिशियरी नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका कायल हूँ कि ये कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कायरत साहब फिर आगे आप मामला कहाँ जाते हुए देखते हैं? अब आप लोगों के जो हुकूमत से गिरे शिकवे हैं, ये तो आपने कैटेगोरिकली कह दिया, पहले भी आप अपने प्रोग्राम्स में यही कहते रहे और आपके जितने भी बाकी रहनुमा शिरकत करते हैं वो भी हमेशा बड़ी मेचोरिटी से बात करते हैं कि जी कभी आप लोग अभी फ़िलहाल इत्तेहादी हैं और ये मामला वहाँ तक नहीं जाएंगे कि आप लोगों को बैकफुट पे जाना पड़े, आप हुकूमत का साथ देते रहेंगे। लेकिन ये जो गिले शिकवे हैं फिर इसी तरह होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आती है कि नून लीग को भी पता है कि आप लोगों की वजह से नून लीग हुकूमत में, आप लोग इत्तेहादी ना होते, साथ ना देते तो नून लीग हुकूमत में ना होती, तो फिर आप लोगों को इत्तेमाद में ना लेने की वजह क्या है? क्यों ऐसा किया जाता है बारहा कि फिर आप लोगों को भी अपने कौम में गुस्से का इजहार करना पड़ता है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर? डॉक्टर साहबा, ये तो जो हमें एतमाद में नहीं लेते, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि क्यों करते पूछते हैं सर, हम उनसे भी पूछते हैं। वो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो लेते हैं और बस ज़ालिबा तो अपना मौक़िफ़ देते हैं। नहीं, मैंने अर्ज किया कि मैंने इसका जवाब पहले दिया जी जी कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो चंद दिन पहले तलब की गई थी उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन की और फिर हमने सदर पाकिस्तान को गुजारिश की है कि आप अपने आप को, आप अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल कीजिए और मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ बैठ के हमारे पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कराइए ताकि हम किसी मसले का या किसी मुश्किल के शिकार ना हो, क्योंकि इस वक्त हमारी क़यादत के ऊपर भी पार्टी का बहुत दबाव है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी कायरत साहब आपके वक्त के। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कौसर काज़मी और अज़हर सदीक। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से कौसर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PTI से अज़हर सदीक साहब इस प्रोग्राम में नुमाइंदगी करेंगे PTI की। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका भी वक्त देने के लिए। अच्छा कौसर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ दोबारा जलसे के लिए आ रही है, तो फिर आप लोग इजाज़त दे रहे हैं या इस बार भी हम देखेंगे माहौल बड़ा गर्म होगा? फिजा जलसा तो ना कहें ना, बताता है वो जलसे उड़े ही थे, पहले एलानिया आते थे, अब ये कि बहर पता नहीं क्या करेंगे। वो जो पता नहीं है वो रियासत को पता होता है। इंतशार मकसद है क्योंकि हर तरफ से शटअप कॉल आ चुकी है। अब जो फाइनली मिन्नत तरला कार्ड था वो बुरी तरह पिट चुका। जब एक खत लिखा गया और उस खत के जवाब में ये ना अगर मिला तो हम उसको खोल भी नहीं, तो दूर की बात है। सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक आपका ट्रैक रैकेट बता रहा हो कि आपने हमेशा इंतशारी सियासत की है, आपने आके चढ़ाइयाँ की हैं,
चाहे निजी इमलाकों से अपने उन पे गोली ने क्या ऐलान की, रियासत पे इल्जामात लगाए गए और जब आज खत लिखा गया, चाहते हैं फितना और फसाद चाहते हैं और रियासत हर तरीके से अपनी आवाम की हिफाजत के लिए तमाम तरह अमली इक़दाम जो है वो उठाएगी। इजाजत मेरे ख्याल में इनको नहीं मिली क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि जवाब क्या दिया गया वहां से, लेकिन जो हालात इनके बताते हैं, जो माजी बताता है, इनका इरादा जलसे का नहीं है, इनका इरादा वही है जो हमेशा होता है। तो अवाम तो पंजाब की रद्द करेगी जी हमेशा की तरह, उसी तरीके से तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए केपी के अवाम को लाया जाएगा एक सूबे बिचाई करने के लिए, हमारे पख्तून भाइयों को इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसकी इजाजत रियासत हरगिज नहीं देगी। ठीक है जी। अजहर सदीक साहब, आपने कौसर काज़मी साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी इनका इरादा कुछ और है, तो क्या इरादा है आपका? और अगर आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलती है तो तहरीक इंसाफ क्या कानून के एहतराम में जलसे की जो कॉल है इसको मौखिर कर देगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि किसने कहा है कि खल्फशारी और फ्राडिया जमात जिसने जब से ये बनी है अब तक पूरी दुनिया में पूरे मुल्क को, आवाम को के साथ जितना जुल्म और ज्यादती की हैं, और वो बताया जाएगी कि इंतशारी जमात कौन है। खल्फशारी और इंतशारी जमात, इसमें कोई शक नहीं है, मुस्लिम लीग नून है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके सर के ऊपर खून है मॉडल टाउन मिनहाजुल कुरान के हवाले से, और उसमें नॉमिनेटेड है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उसका एक जुडिशल कमीशन भी बन चुका है। हम उन चीज़ों की तरफ नहीं पढ़ना चाहते, हम तो बात सिर्फ इतनी है, अभी तक हम पे तो कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकी। 9 मई की बातें करते रहे, अभी तक कोर्टों के अंदर मामला चल रहे हैं, जिनका मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट किया है वो अभी तक तो एविडेंस आपने कोई देखी हो तो ज़रूर बताइएगा हमें, कुछ आते क्या हुई, किस तरह आया। हमने तो बहरहाल ये देख लिया में क्या ब्रैक कुछ नहीं गया, और अल्टीमेटली अब क्या है, यानी अगर सिर्फ देखे ना 2.5-3 सालों के अंदर इन्होंने जलसे जुलूस को करने दिए, वो आपके सामने है। मिसाल के तौर पर खंदके खोद देना, 144 का नफाज लगा देना, नजरबंदी के ऑर्डर जारी करा देना। नजरबंदी के ऑर्डर नवंबर 2023 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब ने, मैंने पिटीशन फाइल की थी, उसके ऊपर सस्पेंड किए हुए हैं। अब बाकायदा दरखास्त दी हुई है और उन्होंने जो एनओसी जारी नहीं किया। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर साहब ने 6 तारीख के लिए डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है, और वो देखें, ये आप जरा इजाजत तो दे के देखें ना जी। नंबर 1, नंबर 2, 144 का नफाज मत करें। आईन और कानून का ये तरीकाकार तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। अजहर भाई, एक और हम एक इशू की तरफ चलते हैं। ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को जो खत लिखना है, इस हवाले से आपकी पार्टी में क्या सब लोग एक पेज पर हैं कि सही है? क्योंकि बड़ी बहस आपकी पार्टी के अंदर भी हो रही है और बहुत से लोग आपकी पार्टी को बड़े ताने दे रहे हैं कि जी अब आप ये एनआरओ मांग रहे हैं डायरेक्टली, या क्या चाह रहे हैं, और तरह तरह की मीम्स भी बन रही हैं। खैर, सोशल मीडिया की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको तो मैं कोट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन संजीदा जो हलके हैं वहाँ पे भी इस बारे में बात ये की जा रही है कि पहले आप लोगों की जो भी एक लाइन थी, अब आप लोग ही आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। तो क्या ये जो आप 2 साल से चलता रहा ये, और 9 मई ख़ास तौर पे, उस सब पे आपकी जो पार्टी है, जो कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ौज के ख़िलाफ़ होता रहा, जिस किस्म की वहाँ से ट्वीट्स होती रहीं या जिस तरह की पोस्ट होती रहीं, क्या पीटीआई उन सब चीज़ों को ऑन करने के लिए तैयार है? फिर देखिए, पहली बात तो बताते चले, सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की होती रही हैं, वो लोग वो जाने, एफआईए जाने, एफआईए ने लाखों लोगों को उठाया है घरों से। लेकिन अजहर भाई, वो आपके पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी बहुत कुछ होता रहा है फौज के खिलाफ। देखिए, ऑफिशियल अकाउंट से अगर हुमूदुर रहमान कमीशन या बाकी बातें हुई हैं, नहीं, बड़ी शख्सियात के हवाले से भी तरह तरह की ट्वीट्स दागी गई हैं। नहीं, देखिए, जो तो पीटीआई के अकाउंट से हुई हैं वो तो हम ऑन करते हैं। बाकी कोई इनफरादी अकाउंट कोई यूके में बैठा है या अपने तय को करता है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और खत जो है वो यानी ये नहीं है कि लिखा जा रहा है, वो लिखा जा चुका है और जा चुका है, और बाकायदा इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आ गया है, और 6 मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। एनआरओ तो वो होता है ना कि जो बाकायदा को भीख मांगी जाए, हमने तो कोई भीख ऐसी नहीं मांगी है। उसमें बड़ी बात है, आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। अगर हमारे यहाँ अपना जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के को अगर कहा गया है
कि ये जो कुछ एक आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जो तरीकाकार अपना रही है, जिस तरीके से लेकर चीजों को चल रही है, यानी उसमें सोचा जाए, सोच विचार की जाए, उसमें सोचा जाए, देखा जाए कि क्या करना है। फिर बात बड़ी वाज़ेह है, अब तो ढकी छुपी बात है नहीं ना कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रह गया है। हम तो रोजाना देखते हैं ना, या अपना पुलिस क्या कर रही है, FI क्या कर रही है, एंटी करप्शन क्या कर रही है, नैब क्या कर रही है। और ये लिखने का मकसद भी सिर्फ ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो कंसर्न है, जो अपने खदशात हैं, जो चीजें हैं सारी, वो सारी की सारी अब उनके सामने रखना है। अब देखते ही हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, या डेफिनेटली आपने तो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG ISPR की देख ली है, उन्होंने तो बराह रास्त एक सियासी जमात को टारगेट करते रहे और ये सारा कुछ कहते रहे। तो इस खत से इतना परेशान होने की जरूरत मैं नहीं समझता किसी को होनी चाहिए। खत में जो लिखा है, अगर कोई समझ रहा है कि NRO है, वो हैरानकुन बात है। NRO होता क्या है, NRO का कानून पढ़ लें तो क्लैरिटी आ जाएगी। ना ये NRO है, हकायक की दुरुस्ती की जा रही है। तारीख में याद रखिएगा, आजकल जो भी हालात हो, जिस सिमत भी जाए आप, आपने जजेस भी अपने तैनात करके देख लिए, अब तारीख में जो बाहर ये लिखी जाएगी चीज। अच्छा कौसर काज़मी साहब, आपकी पार्टी तो इसको NRO ही कह रही है और बहुत तरह तरह की स्टेटमेंट्स डिफरेंट लोगों के सामने आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं बड़ा क्लियर हो गया कैटेगोरिकली कि PTI को NRO चाहिए। फिजा वो कहते हैं ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा आसिम लाखों में एक, ये उन्वान था उस खत का, और उसमें कोई वो बात नहीं है। दूसरी ये कह रहे हैं जमहूरी आदमी है। जब आपने सिपह सालार को खत लिख के मिन्नत तरला कार्ड इस्तेमाल करके उनकी तारीफें कर दी, और उस सालार की तारीफें कर रहे हैं आप, जिसको फैज हमीद साहब के साथ मिलके आपने एक साजिश रचाई 9 मई। ये कहते हैं जी कोई मामला ही नहीं है, 9 मई जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो साजिश थी इस इदारे के खिलाफ। कुछ अफसरान को मिला के तख्ता उलटने जा रहे थे जिस शख्स का, उसको आप खत लिख के कह रहे हैं कि आई लव यू, प्लीज सेव मी। आप उसी शख्स से मिन्नत तरला कर रहे हैं। इसमें तो कोई अब तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इन्होंने कहा जी मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क के अंदर इदारे बदनाम हो गए, जमहूरियत जो है उसको नुकसान हो गया। तो किसने किया? शहबाज गिल से इनकार करें जरा, हाथ रख के कहें इनको कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उस शहबाज गिल से जिसने पाक फौज पे इल्जामात की बरमार की दयार गैर में बैठ के, जिसने IMF के दफातर के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजों को लीड किया, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजों को लीड किया। आप जो बड़े नाम है PTI के, छोटे नाम छोड़ दें, है तो सारे ही ना, एक एक अकाउंट, कभी बिल्लो रानी, कभी चाचा रानी, कभी मामी, कभी नानी, ऐसे अकाउंट जो है पीछे वही हैं। एक एक बंदे के 11 अकाउंट्स हैं, इनको नहीं पता? तहरीक इंसाफ के बड़े नाम, बड़े अकाउंट से फौज मुखालिफ चीजें नहीं चली? क्या डी चौक में खून में लथपथ तस्वीर दिखा के फौज को बदनाम नहीं किया गया? क्या ये नहीं कहा गया कि तरसीलात जर मत भेजना, इससे फौज गोली खरीद के हम पे चलाएगी? क्या ये PMLN के सोशल मीडिया से चली, पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया से चली? नहीं भाई, ये तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो दयारे गैर में बैठे हुए थे। हाँ, अब इनको तमाम तर वो ट्रंप की कॉल तो नहीं आई, रिचर्ड ग्रेनल अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए, ट्रंप ने अपनी तरजीहात बता दी, वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन पे कि भाई अब अपना जो दिफा है वो खुद करना, मेरे पे ना रहना। उनकी तरजीहात उन्होंने बताई जिसमें इमरान खान कहीं नहीं है। तो इनको फिर आसिम मुनीर नजर आते हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ जो साजिशें हुई, इदारे को भी पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है कि खान साहब अपनी हवस से इक्तदार के लिए पूरे इदारे को, पूरे दिफाई निजाम को कमजोर करना चाहते थे। अब आप खत लिखे तो जवाब तो यही आएगा, भाई हमें ना मिला है, अगर मिल गया तो हम उसको खोलना तक गवारा नहीं करेंगे। अभी फिर ये कह रहे हैं भाई कि ये हुकूमत जो है वो 9 मई के हवाले से, और यो 26 का तो जिक्र ही नहीं है खत में। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रियासत को बदनाम किया, पूरी दुनिया को कहा कि इस्लामाबाद में सानिया हो गया, हजारों गोलियां चल गई, लोग मर गए, जुडिशियल कमीशन बनाओ, जिस पे आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। जो खत अब सिपह सालार को लिख रहे हैं उसमें उनका जिक्र ही नहीं है भाई, 26 का जिक्र ही नहीं है। तो फिर ये झूठ क्यों बोला गया, किसके इशारे पे बोला गया? मकसद सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार था, रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना था, वो उन्होंने कर लिया। अभी जो एहतजाज का मामला शुरू हो गया ना, आप जरा माजी को देखें, जब भी पाकिस्तान के अंदर चाहे SCO हो, चाइनी प्रेसिडेंट का दौरा हो, या फिर अभी चैंपियन ट्रॉफी हो, उसके पहले मुल्तान में जो मैचेस हो रहे थे, इनको एहतजाज याद आता है। क्यों आता है भाई? अब मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर होगा, हमने वो नहीं होने देना।
हमने उनको बताना है कि पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क है, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, यहां पर सयाहत नहीं होनी चाहिए, लोगों को यहां पे नहीं आना चाहिए। उसी जगह पे ये कायम है। भाई आप तरसीलात ज़र रोकेंगे, नुकसान शहबाज शरीफ को होगा। आप अगर सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाएंगे तो क्या किसी हुकूमत को सिर्फ नुकसान होगा? नुकसान वो है पाकिस्तान का। जब आप चलते मुल्क को तरक्की की राह से डिट्रैक करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। लेकिन पाकिस्तान इनके एजेंडे में दूर तक है नहीं। माफी माफी माफी, तलाफी, मुझे निकालो, मुझे छोड़ो, बस वो डट के खड़ा था ना जो, अब अपने कल्ट को बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका कल्ट ये चाहता है भाई खान सब अंदर ही रहे। वो यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर्स, उनकी रोजी रोटी लगी रहे, वो डॉलर कमाते रहे, खान का नाम बिकता रहे। वो जो सबसे बड़ा एक बंदा इनका यहाँ बैठा था जिसकी पूरी तरीके चलिए आगे चलते हैं। चलिए कौसर साहब, कौसर भाई वो निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा। सिक्योरिटीज राय से वो क्या डंकी कहते हैं, क्या वो मार के चला गया यहाँ से। सिक्योरिटीज राय से खत का जवाब ये है कि जो बात करनी है सियासतदानों से करें, जो कि पहले से हमेशा ये बात कही गई कि जी फौज को दरमियान में ना लाया जाए, फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, ए पॉलिटिकल है, और जो बात है वो सियासतदान आपस में करें। तो क्या आप दोबारा जो मामलात हैं मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? और मुज़ाकरात के पहले जितने अदवार हुए, जितने दौर हुए, मैं सॉरी टू से वक्त ज़ाया किया गया एक दूसरे का, एक दूसरे पर तनकीद की गई, ये इंटरेस्टेड नहीं है, वो संजीदा नहीं है, हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है, जिसको आने की जल्दी थी उसको जाने की जल्दी थी, तो वो उसका उन तो किसी करवट नहीं बैठा। तो दोबारा फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम की तरफ जाएगा मामला। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पहले जो देखा उसी को मैं कोट कर रही हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम ही था ना, कि कोई मामला किसी तरफ बैठ ही नहीं सका, ऊँट किसी करवट बैठ ही नहीं सका, हल ही नहीं हो सका। जी अजहर साहब से पहले जवाब ले लेते। जी जी हुआ क्या? जी जी मैंने आपको हवाला पूरी जो मैंने अभी बात की उसमें मैंने ये सारे जी चलिए आप अपनी बात मुकम्मल करें। फिर अजहर साहब मैं आपकी तरफ यही बात लेकर आ रही हूँ, फिर मुज़ाकरात के लिए फिर आगे क्या देखते हैं? पहले भी कुछ नहीं निकला, आगे क्या निकलेगा? कौसर साहब पहले आप इस पर बात अपनी मुकम्मल करें, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ ये सवाल लेके। देखें फिजा, पहले भी मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपसे कि हमें तो बेख्तियार अर्दली इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ताकत का सरचश्मा कोई और है, हम उनसे बात करेंगे जो हमें कुछ दे सकते हैं। हसरत पूरी हो गई। वो मैंने कहा ना डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा आसन लाखों में एक, तो उसने जवाब नहीं दिया आपको। उसने कह दिया वापस वहां पे जाओ जिनको तुम बेख्तियार कहते हो। अभी जमहूरियत का राग अलापने वालों को वहां से एक दफा नहीं बारहा शटअप कॉल मिल चुकी है। भाई हमसे बात नहीं करनी, आपने हमें एंगेज रखा हुआ है सूबे के अंदर जहां पे आपकी 12 साल हुकूमत थी और आपने कुछ नहीं किया। वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं और हमारी फौज वहां पे मसरूफ अमल है, लेकिन आप एक तरफ जमहूरियत का राग अलापते हैं, दूसरी तरफ उनको कहते हैं आ जाओ और हमें बचाओ। आप फिर फौज को घसीटना चाहते हैं उसी सियासत के अंदर। क्यों? इन्होंने कहा जी नून जो है वो डिक्टेटर्स के कंधे पे हाथ रख के आई है। भाई आप भूल जाएं वो जो था ना लंदन प्लान, और उसके बाद मीनारे पाकिस्तान में किसी के कंधे पे पांव रख के वो जलसा मीनारे पाकिस्तान का, फिर धरने से खोसा के उठाए जाने पे उठना, फिर साकिब नसार का जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को कहना कि एक बाप और एक बेटी को इलेक्शन से बाहर रखना है, वो रास्ता था जिससे आप इक्तदार में आए, जो सारी दुनिया के सामने आई है। आप इल्जाम दूसरी सियासी जमातों पे लगाते रहे, लेकिन ये बिल आकर फिर हुकूमत की तरफ आएंगे क्योंकि ट्रंप की तरफ से ना उम्मीद, अमेरिका की कॉल नहीं आई, फिर आसिम मुनीर साहब की तरफ से वाज़े तौर पे चीजें आ गई, साहब ने भाई बात उनसे करो। इन्होंने हर तरफ से फिर के फिर हुकूमती टेबल पे आना है, फिर अब हुकूमत की मिन्नत करनी है, जो कि ये करेंगे। ये तो मैं बारहा कह चुका हूँ। जी असर साहब। अच्छा, वो असल में सियासी बुलूगत जो है ना, वो सियासी जमातें खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी में खत्म हो चुकी है। कभी कुरान मजीद सामने रखकर कसम खाएं कुरान की या किसी अपनी माँ की कि ये जो कुछ हो रहा है कौन करवा रहा है, पीछे कौन है, जरा पता चल जाएगा ना, इतने बहादुर है ना तो अंदाजा हो जाएगा। देखिए जो है ना पाकिस्तानी, अब उनकी जो यादाश्त है वो कमजोर नहीं है। पाकिस्तान को आज यहाँ लाकर खड़ा इन्हीं सियासी जमातों ने किया है। 2022 में अगर इमरान खान को ना गिराते तो मुल्क की मईशत की हालत नहीं होनी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होना, ब्रेन ड्रेन नहीं होना था। यहाँ कौन रहना चाह रहा है? मुल्क से तो लोग, मैं रोजाना मैं पीसीओ कॉलेज सुनता हूँ, कोई यानी मेरे अपने वकला बरादरी के अंदर बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं कि ये जो हालात है पाकिस्तान में, जिस तरह की पोजीशन कर दी है, बताएं से कारोबार चल कहाँ रहा, कौन लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार है? हमने क्या कहना है
भाई पाकिस्तानी कौम जो तफसीलात अपने से बाहर लेकर बैठी है वो जाने और उसका काम जाने। जहां तक बात है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तो इसका बड़ा आसान हल बता दिया था, जुडिशल कमीशन। और जुडिशल कमीशन बेचारे मुलाजम लोग हैं, कोई फैसला देखा कहीं आप करते हुए? किसी जगह आकर मर्दे मुजाहिद की तरह अगर कोई फैसला करे कि नहीं जी मैंने फैसला किया है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने आप को जहां लाकर खड़ा कर दिया है। हम मुज़ाकरा, हम तो देखे ना, हम पे इल्जाम था पूरी दुनिया के अंदर हर जगह कि जनाब हम टेबल पे नहीं बैठते। हमने टेबल पे बैठने का पूरा मौका दिया, ठीक है जी, वक्त दिया, लेकिन वजह क्या है कि इनके पास है कुछ नहीं। चलें जी, फिर आगे भी इसका मतलब है टेबल पे आप लोग ऐसे ही बैठेंगे जिस लोग बैठे हैं, और आपकी जितनी भी नशिस्तें हुई, जितनी भी दवार हुई, मुलाकातें हुई हैं, वो सारे मेरे ख्याल से बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम ही था, जो मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और आगे भी देखते हैं कि क्या होगा। खैर अभी जो आप लोगों की आपस में जो ताल्लुका जिस तरह के हैं, उससे तो यही लग रहा है कि दोबारा ये जो नशिस्तें होंगी, अदवार होंगे, मुलाकातें होंगी, ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, अंदर से निकलना कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।